रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रविवार को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होगा विजय संकल्प पत्र लॉन्च। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। गरीब युवा किसान को लेकर वादे संभव। कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की सूची। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट। मंडी से कंगना के सामने होंगे विक्रमादित्य सिंह। अलवर में अमित शाह की हुंकार। हरसौली में भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा ना आरक्षण समाप्त करेंगे और ना करने देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी चुनाव प्रचार पर। भावरा में कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। नोहर में की चुनावी रैली। 14 अप्रैल को रहेंगे डी कुम्हेर और रूपवास के दौरे पर। प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हुई बरसात। बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, हनुमानगढ़, चूरू में छाए रहे घने बादल। खराब मौसम के चलते जयपुर डाइवर्ट हुई दिल्ली जाने वाली 7 फ्लाइट्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में हरसौली में लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस का एक ही नारा कांग्रेस साथ लेकर चली है, बेटा बचाओ पीएम बनाओ। शाह ने कहा कि सोनिया गांधी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया। काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबाकर रखा। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली अब बजाना। हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी की कैबिनेट में। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती है। मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो एनसीपी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनावों में राजस्थान से चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने माना कि कांग्रेस के खाते सील करने के कारण प्रचार पर असर पड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश इससे बढ़ा है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा ने। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस बार कांग्रेस कुछ अलग मिजाज से मैदान में है। चाहे अपने प्रत्याशी हो, चाहे गठबंधन के प्रत्याशी हो, कांग्रेस किसी भी तरह भाजपा को मात देने की फिराक में है और प्रचार की कमान संभाली है पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो न केवल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि गठबंधन के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी सभाओं में जाकर भी वोट मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार कई ऐसी सीट है
जहां कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रही है। 19 तारीख को राजस्थान में पहले चरण का मतदान है और इन सीटों पर कांग्रेस के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या आकलन करते हैं, बात करते हैं उनसे। राजस्थान का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को मतदान पहले चरण का, फिर 26 अप्रैल को। लगभग पूरा राजस्थान आपने छाना है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी। कई सभाओं में आपको गए हैं, क्या मिजाज बदला नज़र आ रहा है आपको? 100%, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 2014 में जब वादे करके आए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 2 सभाएं की हैं, एक दिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आई, लेकिन कहा जा रहा है कि मोर्चा तो आप 3 नेताओं ने संभाल रखा है, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। क्या आपस में सीटें बांट रखी है क्या कि ये मुझे जितानी, ये मुझे जितानी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सामूहिक प्रयास होते हैं, सब मिलकर के करते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा न्याय पत्र है, वो है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आता है, वो जो जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण है, जो हमारी पार्टी का जो सोचना है, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके बारे में बताते हैं। हम लोग अपने अपने एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि 5 साल हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनकी भी लोग चर्चा करते हैं कि भाई कांग्रेस का शासन था, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में 25 लाख का इलाज हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, कॉलेजें खोलने की बात हो, सोशल सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में चाहे पेंशन की बात हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, किसान की मदद हो, महंगाई कम करने के लिए 10 गारंटियाँ दी गई, उसमें जो काम हुआ। शेखावाटी में कांग्रेस मजबूत है और कहा यह जाता है कि वहाँ की पूरी जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के कंधे पे है। सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, चूरू को लेकर ज़्यादा चर्चा रहती है। जब विधानसभा चुनाव थे तब भी, अब भी, कभी आप मौर्या बुलाने की बात करते हो, कभी कटका निकालने की बात करते हो। राजेंद्र राठौड़ से अभी जो प्रतिद्वंदिता है वैसे ही चल रही है और इस बार चुनाव में भी वही होगा। विचारधारा अलग है और अब तो उनका तो अब कोई मामला है ही नहीं। वो तो बीजेपी वाले ही बुलाने से कतराते हैं, तो हम क्यों उनको चर्चा में बार बार लाए? हमारा कोई काम नहीं है। वो बात गई, वो रात गई, वो बात गई। रहा सवाल मेरा, तो मैं एज ए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मेरी जिम्मेदारी है, बट चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है। सामूहिक प्रयास होते हैं, सब मिलकर के करते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा, उनकी सक्रियता, ये सब मिलकर के जो है वो हम लोग काम करते हैं। कि शेखावाटी के एक छोटे से क्षेत्र से निकले गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रदेश में कांग्रेस को बेहतर तरीके से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो 0 का आंकड़ा पिछली 2 बार कांग्रेस के पीछे रहा, उस आंकड़े को पीछे छोड़ा जाए और राजस्थान में कांग्रेस को सफलता दिलाई जाए। कैमरामैन यश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने बेगू विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। सीपी जोशी पुठोली, आजोलिया का खेड़ा, सुबानिया, चौगावड़ी सहित करीब 20 से अधिक गांवों में चुनावी दौरे पर रहे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखा, साथ ही मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीपी जोशी ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर वार किया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। पहले राजीव गांधी जी खुद कहते थे दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं, 15 रुपये वहां नीचे पहुंचता है, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया ग्वालियर में पहुंचता है, गांव में पहुंचता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला गैस की सब्सिडी का पैसा हो, चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, जो पैसा दिल्ली से बटन दबाकर किसान सम्मान निधि का 11 बजे बटन दबाते हैं मोदी जी, किस्त ट्रांसफर करने का 11:05 पर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में पैसा आ गया।
जयपुर के विद्यानगर स्थित बियानी कॉलेज में भाजपा के प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ की ओर से प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रहे, तो वहीं भाजपा से जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ भाजपा राजेंद्र सिंह शेखावत ने की। जनरल वीके सिंह ने अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए कहा कि देश की जनता इस बार वोट सोच समझ कर दे और हर एक वोट की महत्वता को बताते हुए देश की जनता से वोट डालने की अपील की। वीके सिंह ने बीजेपी की गत वर्षों की उपलब्धियों को भी बताया और आगे भी भाजपा पर अपना विश्वास बनाए रखने की बात कही। अगर आप हमारे आर्थिक स्थिति को देखें, इन 14 सालों में जो कायाकल्प हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे सड़क हो, चाहे राजमार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हो, आप किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए। चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, चाहे निर्यात हो, चाहे आयात हो, इनका भी अगर आप आंकड़ा लेंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो 162 देश हम पर विश्वास करते हैं वो सही में विश्वास करते हैं। लोकसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ चित्तौड़गढ़ जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने कहा कि हमने न सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम किया है, बल्कि लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। लोकसभा चुनाव का एक ओर प्रचार प्रसार जोरों पर है तो दूसरी ओर निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है, 26 अप्रैल को मतदान होगा। हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने और निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है, किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ प्रशिक्षण से लेकर के हमारे पोलिंग बूथ मैनेजमेंट दोनों की चल रही हैं और पोलिंग बूथ के साथ साथ ही बिकॉज एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो वीडियोग्राफी वाली टीमें हों या फिर स्टैटिक्स टीमें हों, बॉर्डर चेक पोस्ट हों, इसके अलावा जो भी हमारे पास फोर्स है उससे एरिया डोमिनेशन भी एक्टिव कर रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की इंड्यूसमेंट नहीं हो। और बूथ में विशेष रूप से हमारे यहाँ पिछले इलेक्शन की तुलना में हम इस बार ज़्यादा बूथ ऐसे ले रहे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या हमने बढ़ाई है, करीबन 75 बूथ हैं, पिछली बार 40 बूथ थे। तो ये और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बूथ पे एक बेहतर व्यवस्था हो, खास करके महिलाएँ जो वहाँ पर चुनाव कराने जा रही हैं। तो ये सारे प्रयास हम इसमें कर रहे हैं। लेकिन स्वीप के माध्यम से भी अभियान चला रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नवाचार निर्वाचन विभाग करने जा रहा है? माननीय सीओ साहब के नेतृत्व में मुख्य रूप से हमारा इस बार ध्यान है, क्योंकि अभी विधानसभा इलेक्शन हुए थे और वोटिंग परसेंटेज में लगभग यहाँ चित्तौड़ में देखा थोड़ी कमी आई थी। तो ये देखा गया कि जो लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं उनमें एक तो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इनको तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मोटिवेशनल मैसेज भेज रहे हैं और इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह का चुनाव अपनी लाइफ में करते हैं, हमको कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी कोचिंग लेनी है, क्या कैरियर करना है। इसी तरह से वोट देना भी एक तरह से चुनाव है जो कि राष्ट्र के लिए है, तो कृपया करके वोट दें। और साथ में जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे इन्फ्लुएंसर हैं, हम उनके थ्रू भी कंटेंट को शेयर करा रहे हैं जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएँ। दूसरा, जो बूथ पे ऐसे लोग जिन्होंने लास्ट टाइम मतदान नहीं दिया, उनकी सूची BLO के माध्यम से लेकर के घर घर जो है वो उनको रंग के माध्यम से इनवाइट कर रहे हैं। उनको जैसे कभी पीले चावल भी बांटते हैं, उसी तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग किसी कारण से रह गए थे और उनको हम टच कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे में से आधे लोग भी आएंगे तो काफ़ी ठीक संख्या में प्रतिशत जो है वो बढ़ना चाहिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन हो या दूसरे अधिकारी हों, जिस प्रकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां चल रही हैं और जिले में एक और जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी स्वीप के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार का जो मतदान प्रतिशत है निश्चित तौर पर इस बार बढ़ेगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा है। प्रतापगढ़ में गर्मी के तीखे तेवरों के साथ नेताओं के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने प्रतापगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क किया। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता
पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार से लगातार सांसद सीपी जोशी से है। जनसंपर्क के दौरान आंजना के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। बाद में नीमच नाके पर आंजना ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना आज प्रतापगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति आप देख ही रहे हैं, जनसंपर्क कर रहा हूँ, समर्थन अच्छा मिल रहा है। आज दिन भर के दौरे रहे जो सक्सेसफुल रहे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यही होता है लोकतंत्र में, मतलब मालूम पड़ जाता, गांव में जाता है, कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कोई मिलता नहीं है। आज 2-2 घंटे लेट जा रहा हूँ तो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप किसान के बेटे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों की क्या समस्याएं सामने आ रही है? समस्या किसानों की है, अफीम की समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में अफीम केवल चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मंदसौर और नीमच में पैदा होती है। और यहाँ पिछले 10 साल से दोनों जगह सांसद बीजेपी के हैं जिन्होंने कभी इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इन समस्याओं के लिए यहाँ के सांसद को ही जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे सांसदों को अफीम की खेती से कोई लेना देना नहीं है। तो अफीम की किसान की खेती के लिए तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन आम किसानों की लड़ाई के लिए भी राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, मैं भी उसमें साथ रहूंगा। चुनाव 26 अप्रैल को है, दिन पे दिन सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। तो जनता का मूड आपको क्या लग रहा है? उनका जो रुझान है उनका क्या है? जनता का रुझान अब के बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ये उपस्थिति है कि बाजार में इस प्रकार से का जन समर्थन इससे पहले वाले चुनाव में, चाहे वो एडवा जी लड़े हों या पहले उससे पहले गिरजा जी लड़ी, तो ऐसा माहौल नहीं था। तो वातावरण में बदलाव है, लोगों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का लगातार नारा है, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। कांग्रेस का क्या विजन है? प्रचार प्रसार में वो ज्यादा है, कोई बात कहते हैं या तो उन्होंने ईवीएम मशीन में भी वोट गिन के रख दिए, इस आधार पे कह रहे हैं। बाकी जनता का मन तो उनको वोट देने का है नहीं है। 400 पार किस आधार पे कह रहे हैं, जबकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, सबसे समझौते हुए हैं, एक के सामने एक लड़ रहा है। राजस्थान पत्रिका ने भी लिखा कि इनको 2 चुनाव हो गए, 37% ऊपर ज्यादा वोट नहीं पड़े, तो 62% तो इनके खिलाफ है। तो सब 62% एक तरफ है और एक तरफ 65% है, 37% है। तो किस प्रकार से गठबंधन की सरकार नहीं जीतेगी, गठबंधन की सरकार ही बनेगी। माहौल और जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में है, तो आप जो चुनाव जीतने की जो संभावना बनेगी, उसके बाद आपका क्या विजन है? उसके बाद विजन जो है बता तो दिया, किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बनेगी। उनसे बात करके जो घूम रहा हूँ समस्या आ रही है उनका निराकरण कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। प्रतापगढ़ जिले के लिए इस प्रकार से 10-10 साल से बाईपास नहीं बनना, रेलवे लाइन नहीं आना, इस पर विचार किया जाएगा। हॉस्पिटल में बच्चों का मरना, इन व्यवस्था को सुधार के लिए तो राजस्थान सरकार की जवाबदारी है, लेकिन उसमें भी जनप्रतिनिधि होने के बातें, इसी बातों का भी संज्ञान में लाकर सरकार के टाइट कराएंगे। तो ये थे चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनका मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ है। आज जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का समर्थन और मूड आज कांग्रेस के साथ है। सहयोगी इरफान पठान के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन। लोकसभा चुनावों में 100% मतदान और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुमन पवार के निर्देशन में वोट आकार की मानव श्रृंखला बनाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ख्वास जी बाग दुर्गापुरा में छात्र छात्राओं ने एक मानव श्रृंखला को बनाया और एक रैली निकाली, जो विद्यालय से शुरू होकर सिंधी कॉलोनी से होते हुए ख्वास जी का बाग तक पहुंची। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमिला सिंघई और शिक्षक भी मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता दल ने इस दौरान सभी मतदाताओं को उनके मत का महत्व समझाते हुए स्वयं को मतदान करने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। इस दौरान बताया गया कि होम वोटिंग बूथ पर दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, ठंडे पानी की व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप, बैठने आदि की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। मतदान दिवस के दिन लोगों को लंबी कतार में खड़े न रहना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक ऐप तैयार की है, जिसके माध्यम से मतदाता ये जान सकेंगे कि उनके मतदान केंद्र पर कितनी भीड़ है। इससे मतदाता कम भीड़ वाले समय का चयन कर मतदान के लिए जा सकेंगे।
मतदान दिवस पर युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और बेस्ट सेल्फी को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वीप प्रोग्राम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ईएलसी टीम ने मतदान से जुड़े सवालों के जवाब दिए और सक्षम, केवाईसी, सी विजिल, VHA जैसे महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स की जानकारी दी। लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी देने की अपील भी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोतरा के समदड़ी थाना इलाके में एक महिला से मारपीट कर अर्धनग्न कर वीडियो वायरल करने की घटना में मामला दर्ज किया गया। महिला काउंसलर की ओर से पीड़ित महिला की काउंसलिंग भी करवाई गई। तो वहीं सिवाना DYSP नीरज शर्मा के नेतृत्व में SIT गठित की गई। इस घटना में शामिल आरोपी महिला और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपील कर कहा कि इस वीडियो को वायरल ना करें, उसे वायरल करने पर पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। और दिन में हमारे संज्ञान में है कि ऐसे दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक महिला को जो अपराध में पूरी नग्न है उसको राह में घुमाया जा रहा है। कुछ महिला उनके साथ वीडियो बनाते थे। उसमें गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इसके द्वारा यहाँ कैंप किया गया और विक्टिम की तथा नौजवान को आइडेंटिफाई किया गया। FIR दर्ज करके मुकदमा नंबर 74/24 दर्ज किया। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित तामरा गार्डन में एडवोकेट साहब दयाल शर्मा की स्मृति में प्रसादी का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मैं गुरुजी की वजह से ही वकालत के पेशे में आया और आज जो भी हूं उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता और महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों सहित काफी संख्या में एडवोकेट मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा और महासचिव सुशील पुजारी सहित बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी भी शामिल हुई। रावतसर नगर पालिका इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पालिका कार्यालय में पालिका ईओ के चैम्बर में जमकर लात घूंसे चले। पालिका ईओ के चैम्बर में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक होने के बाद पालिका ईओ का चैम्बर अखाड़ा बन गया, जिसमें पालिका का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के अनुसार पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ईओ के चैम्बर में अपने साथियों और पार्षदों के साथ गए और पालिका अध्यक्ष ने ईओ से भूमि शाखा के कमरे में 2 ताले लगाने के बारे में सवाल पूछा। तो इस मामले को लेकर ईओ और पालिका अध्यक्ष में तीखी तकरार शुरू हो गई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल भी ईओ के चैम्बर में आए और ईओ से भूमि शाखा में गायब हुई फाइलों के बारे में पूछा। तो वहीं पूर्व में मनोनीत पार्षद सिकंदर खान ने नेता प्रतिपक्ष के मुंह पर पानी फेंक दिया। इसके बाद पूर्व मनोनीत पार्षद ने अपने 3 से 4 साथियों के साथ मिलकर नेता प्रतिपक्ष के ड्राइवर की ईओ के कमरे में धुनाई कर दी। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पालिका में पुलिस बुलवानी पड़ी। आज सुबह से ही मेरे पास रावतसर शहर के गणमान्य लोगों के मेरे पास फोन आ रहे थे कि भी आज वर्किंग डे होने के, क्योंकि 2 दिन पहले छुट्टी थी। छुट्टी के बाद में आज लोग रोजमर्रा के काम के लिए ऑफिस में आ रहे थे। तो जो तीनों शाखाएं थी उन पे ताले लगे हुए थे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ नगर पालिका में आए। मेरे साथ पार्षदगण थे और जो लोग यहाँ काम के लिए आए हुए थे वो लोग भी थे। हम लोगों ने जाकर के ईओ साहब से बात की कि आपने जो ताले लगाए वो ताले आपने किस आधार पर लगाए हैं। उन्होंने कोई भूमि शाखा के 2 ताले लगाने के बारे में बात की। तो मैंने कहा भी कर्मचारी छुट्टी पे है और परसों को कर्मचारी ने रात को शुक्रवार को रात को लेट आवर्स तक खुला था, इसके कारण से डबल ताला लगाया गया है और जब इधर कर्मचारी ड्यूटी से आ जाएगा छुट्टी से तो इसको खोल देंगे। जैसे हम कैबिन के अंदर घुसते हैं तो मैं पता लगा भी चेयरमैन साहब और ईओ साहब की किसी बात को लेके होटोक हो रही थी। तो मेरे पूरी बात को सुनने के बाद में मैंने ईओ साहब से कहा कि ईओ साहब आप बात जनता की रखवाली की करो। पिछले 3 महीनों से श्याम किशोर पुत्र दुल्लाराम रेगर की फाइल है जो नगर पालिका से गायब है। पट्टे की फाइल थी, ईओ के सिग्नेचर हुए हैं। उसके बाद में संबंधित सीगो से पूछा जाता है तो आज तक फाइल नहीं मिली। बार बार ये कह रहा है चेयरमैन के पास है। तो तनावपूर्ण माहौल वहां पर क्रिएट हो गया, लेकिन इसको देखते हुए आखिरकार पुलिस का सहारा लेना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। पालिका ईओ के चैम्बर में पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक रही और तनावपूर्ण माहौल बन गया।
आखिरकार फिर रावतसर नगरपालिका जो थी वो चर्चा का विषय रही। कई देर तक लोग इसके बारे में बात करते रहे, क्योंकि इस दौरान कार्यालय में ही अचानक से मारपीट सा माहौल हो गया, तनाव का माहौल हो गया। रामगढ़ झील को बचाने के लिए मुहिम अब तेज हो गई है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की नामचीन हस्तियां रामगढ़ को बचाने के लिए एकजुट है और रिवाइविंग रामगढ़ लेक अभियान को शुरू कर चुकी है। इसके जरिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार रामगढ़ झील को बचाने के लिए विशेष प्रयत्न करे, ताकि पर्यटन उद्योग के साथ साथ पर्यावरण सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम हो सके। अब FHTR, एयर HRAR जैसे होटल संगठन इस मुहिम से जुड़कर विशेष प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी जयपुर की रामगढ़ झील पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करती थी। यहाँ पर पर्यटक न केवल झील के सुरम्य वातावरण को देखने आते थे, बल्कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, नेचर टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कालांतर में झील सूख गई और यहाँ से पर्यटन गतिविधियाँ धीरे धीरे इतनी कम हो गयी कि लोग रामगढ़ को भूलने लगे हैं। इससे पर्यटन उद्योग को तो झटका लगा ही, साथ ही पर्यावरण को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आज फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और रिवाइविंग रामगढ़ लेक कैंपेन ने संयुक्त रूप से जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में रिवाइविंग रामगढ़ लेक एक सामूहिक पहल पर विशेष चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में जुड़े पैनलिस्ट में राजस्थान टूरिज्म के एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा, FHTR के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला, रामबाग पैलेस के एरिया डायरेक्टर एवं जनरल मैनेजर अशोक राठौड़, दुष्यंत सिंह नायला, भारत की पहली MBA सरपंच छवि राजावत, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रोफेसर विनीत छज्जर शामिल रहे। इस अवसर पर रिवाइव एंड सेव रामगढ़ लेक का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। देखिए, रामगढ़ लेक जो है जयपुर के बहुत करीब है। कभी वो जयपुर का प्यास बुझाता था, कभी आसपास के खेतों को पानी देता था। एक जीवंत झील थी वो। कुछ बरसों से लोगों ने उस ऊपर अतिक्रमण कर लिए हैं, एनक्रोचमेंट कर लिए हैं, कई जगह एनिकट्स बना दिए गए हैं। उनकी वजह से वहाँ पे पानी की आवक रुक गई है। पानी की आवक रुक जाने की वजह से वो झील एकदम सूख गई है और विनाश की तरफ अग्रसर है। हमको उस विनाश से इसको बचाना है। इसके लिए हम चाहेंगे कि आम जनता और सरकार मिलजुल के इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, ताकि एनक्रोचमेंट्स हटें, एनिकट्स के गेट लगें, ताकि वहाँ से पानी आने लग जाए। ये रामगढ़ झील को वापस से पुनर्जीवित करने का हमारा प्रयास है और सरकार के साथ में भागीदार बन जाएं, वो एक चेष्टा है हमारी। सरकार जितना भी कर रही है, आज हम सब सपोर्ट करेंगे सरकार को, तो जो भी काम होने का है थोड़ा जल्दी भी हो सकता है और आशा भी बंधी रहेगी। दरअसल इस पहल का उद्देश्य वनस्पतियों, वन्य और जलीय जीवों और ऐतिहासिक वाटर चैनल्स का पुनरुद्धार करना है। इसके साथ ही साथ इसकी पर्यटन क्षमता को भी बढ़ाना है। इसी संदर्भ में कलाकार और फोटोग्राफर्स पिछले महीने 9 मार्च को रामगढ़ झील की वर्तमान स्थिति को चित्रित कर चुके हैं और अपने कैमरे में कैद कर तस्वीरों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर चुके हैं। टॉक शो में भी पर्यटन उद्योग से जुड़े विषय विशेषज्ञों ने कहा कि रामगढ़ झील जयपुर और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन का प्रमुख स्थल रहा है। रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिले, पर्यावरण सुधार हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जयपुर के पेयजल की समस्या भी काफी हद तक दूर हो सके। द स्ट्राइव टू सेव, ये है हमारा प्रयास रामगढ़ लेक को सेव करने का। ये हमारा सेकंड सेशन है। पहले हमने रामगढ़ लेक के अंदर और वहाँ पे हमने सेशन किया था और बहुत सारे जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको लेके आए थे एंड जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। और ये है नेक्स्ट जर्नी, ये हमने प्लान किया, ये पूरे हम साल भर करेंगे और ये एंडोवर है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट मशीनरी, मीडिया, जर्नलिस्ट, सोसाइटी, उन सबको इंक्लूड करें, क्योंकि आने वाले समय में अभी हमने देखा बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस है, चेन्नई में वाटर क्राइसिस है। कैंपेन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में बेंगलोर के बारे में खबर में काफ़ी आया हुआ है कि कैसे वहाँ पे पानी की समस्या हो रही है और जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बेंगलोर जैसे शहर में ऐसा हो सकता है और हम तो रेगिस्तान में हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे तालाब जो हैं इनको हम रिवाइव करें। और ये एक कैंपेन शुरू हुआ है जिसमें काफ़ी समय से लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, काफ़ी इसके बारे में लिखा गया है और अब एक मुहिम चली है जिसमें शहर के लोग इकट्ठे होकर यही कोशिश करें कि कैसे हम सब मिलके इसको फिर से रिवाइव करें। रामगढ़ झील के प्राचीन वैभव को लौटाने के प्रयास निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। पर्यटन उद्योग से जुड़ी हस्तियों के रामगढ़ बचाओ अभियान शुरू करने के पीछे उद्देश्य साफ है कि रामगढ़ झील को पुनर्जीवित किया जाए, यहाँ पर्यटन और रोजगार को दोबारा स्थापित किया जाए। अब उम्मीद है कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोचेगी और रामगढ़ झील को बचाने के ठोस प्रयास शुरू होंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। खबर जयपुर से है। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर राजा पार्क के पंचवटी सर्किल स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस विशाल जागरण के संयोजक सुनील असीजा ने बताया कि इस अवसर पर मनोज पारिक एंड पार्टी ने माताजी का गुणगान किया। इस अवसर पर माताजी का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही माताजी को नवीन पोशाक धारण करवाई गई और अलौकिक फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी चुन्नियों बांदरवाल से सजाया गया। साथ ही विशेष विद्युत सज्जा की सजावट की गई। इस मौके पर जगदीश गुरबानी, दीपक अग्रवाल, यशवंत चौहान, मनीष शर्मा, आशीष गोयल समेत सभी व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर बार नवरात्रों में एक नवरात्र हमारा बुक रहता है जागरण के लिए, जो माँ की कृपा से पिछले 8-9 सालों से होता आ रहा है। इस बार हमने 17वां विशाल भगवती जागरण रखा है, तो बड़ी खुशी होती है कि आज पब्लिक प्लेस के अंदर हम बैठ के जागरण कर रहे हैं। पहले गली में किया करते थे। जैसे माँ की कृपा रहेगी आगे भी इस जागरण को जारी रखेंगे। और हमने कल इसी उपलक्ष्य में भंडारा भी रखा है, जिसका हमने जगह जगह होर्डिंग बोर्डिंग लगा रखा है। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।